नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे केंद्रीय रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। मुद्दा यह है कि देश ने सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जो देश की अर्थव्यवस्था को, विकास के ढांचे को और रोजगार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। साथ ही गति शक्ति योजना, उसका भी हिस्सा रेल मंत्रालय है। अगर मैं आधारभूत ढांचे की बात करूं तो किस तरह देश की जो विकास की गति है उसको गति मिलेगी, वो भी रेल मंत्रालय के कंधों पर है। जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव जी की है, इसलिए सीधा उन्हीं से बात करेंगे। अश्विनी जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और शुरुआत में एक ऐसे फैसले से ही करूंगा, कैबिनेट से आपसे जानने समझने की कोशिश, जो देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला है, वो है सेमीकंडक्टर का। ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, विकास के लिहाज से, आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से? देखिए, आज जीवन में हम जो कुछ भी उपयोग कर रहे हैं, चाहे घर के अंदर कोई अप्लायंस हो, चाहे कार हो, चाहे रेलवे का इंजन हो, सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे मूल होता है सेमीकंडक्टर चिप्स जी। तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक विजनरी स्टेप लिया है और एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम अप्रूव किया है जिसमें पूरा सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम डेवलप होता है। और डेवलपमेंट केवल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म नहीं, बल्कि 20 साल के टाइम फ्रेम पे प्रधानमंत्री जी ने इसको डेवलप करने के हिसाब से इसमें निर्णय लिए जी। तो ये निर्णय क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर बेसिकली सिलिकॉन से बनता है। ये देखिए, ये है वेफर। ये वेफर, इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से, ये सिलिकॉन का होता है, इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से चिप इसके ऊपर प्रिंट होती है। ऐसी बारीकी से नैनोमीटर में। नैनोमीटर का मतलब, अगर हम अपने हेयर का डायमीटर देखेंगे, इससे भी हजारों गुना बारीक, इतना बारीकी से इसके ऊपर होती है। फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उस चिप को निकाला जाता है। चिप को निकाल के उसको फिर बॉडी दी जाती है जी। बॉडी में इसका कंप्लीट बॉडी हुई, इसके कूलिंग सिस्टम हुआ, पावर सप्लाई हुई, इसके लेग्स हुए, वो सब चीज़ें, राइट। फिर इस चिप को सर्किट के अंदर डाला जाता है। आप देख रहे हैं ये सर्किट के अंदर चिप है। फिर ये सर्किट जाता है किसी न किसी डिवाइस में, जैसे फ़ोन है, जैसे आपका कैमरा है, जैसे कोई रेलवे का इंजन है, उस सब में सर्किट फिर अंदर जाता है, राइट। तो ये है पूरी वैल्यू चेन। और उस वैल्यू चेन को कैसे भारत में डेवलप किया जाए जी। दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस चीज़ के लिए आज उत्साहित हैं कि किसी तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हमारे देश में बने। तो प्रधानमंत्री जी ने जो विजनरी स्टेप लिया है, उसमें विशेष ध्यान दिया है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम, यानी सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिज़ाइन का इकोसिस्टम, टैलेंट कैसे डेवलप करना है, मतलब पूरी चेन, पैकेजिंग, पूरी चेन को लेके आज अप्रूवल दिया है जी। इसको थोड़ा विस्तार से और समझाएंगे, कैसे इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे इसके लिए, इंडस्ट्री की दृष्टि से कैसे ग्रो अप करेगी इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसा विजन कुछ हमसे शेयर करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का जी, ब्रेन पावर। इस ब्रेन पावर से आज देश में ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा डिज़ाइन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग पे। क्यों ना वो खुद अपना IPR बनाए, क्यों ना खुद अपने डिज़ाइन बनाए, क्यों ना खुद अपने स्टार्टअप्स बनाए। तो इंजीनियर्स और ब्रेन पावर और डिज़ाइन के लिए जो हमको रिसोर्सेज चाहिए, वो जितने हैं, प्लस प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी इनोवेटिव चीज़ की है आज, C2S, चिप टू स्टार्टअप। कैसे किया उन्होंने कहा कि हमें अगर 20 साल तक इस इंडस्ट्री को ग्रो कराना है और हिंदुस्तान को एक मजबूत सुपर प्लेयर बनाना है इसमें, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो हमको सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा टैलेंट पे जी। तो हम इस प्रोग्राम में 85,000 MTech, BTech, PhD लेवल के हाईली टैलेंटेड इंजीनियर्स तैयार करेंगे 60 इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, 60 इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके। तो इस तरह से सोच है, एकदम विस्तृत सोच है, जिसमें
बड़े प्लेयर के लिए भी जगह है और छोटे प्लेयर्स के लिए भी जगह है। देखिए जी। कार के अंदर जो चिप लगती है कंपाउंड सेमीकंडक्टर से आराम से बन सकती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे प्लांट से भी आराम से बन सकता है। तो बड़े प्लांट के लिए भी इस स्कीम में व्यवस्था है और छोटे प्लांट्स के लिए भी। हमारा अंदाज़ा है कि कम से कम 15 छोटे प्लांट, और मुझे आशा है जिस तरह का रिस्पॉन्स है इंडस्ट्री से, ये संख्या 15 की संख्या 40 भी हो सकती है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। 30-40 अगर छोटे प्लेयर, मीडियम साइज़ के प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं देश में, तो सोचिए कि हमारी जो सेमीकंडक्टर के लिए निर्भरता है दूसरों पे, उसकी जगह हम आत्मनिर्भर भारत बनते हैं। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की बात आपने कही है कि टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं या इस तरह के उपकरण की कभी हम बात सोचते थे तो या तो चीन की तरफ देखते थे या किसी और दूसरे देश की ओर देखते थे। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मैं बात करूं तो शायद यही सब चीज़ें थीं जिनके चलते जो दूसरे देश हैं, चाहे मैं चीन की बात करूं या अमेरिका की बात करूं, अर्थव्यवस्था उनकी तेज़ी से आगे अब बढ़ी। चूँकि हमारी भी अर्थव्यवस्था ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, उस लिहाज से हमें क्या बदलाव देखने को और मिल सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देश की इकोनॉमी को लेकर भी एक विज़न है, एक लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। जी। आज से 10 साल पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे, तो हमारे विपक्ष के साथी कहते थे कैसे बनाएंगे, क्या है। आज देखिए, आज की तारीख में $75 बिलियन की, यानी 5.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है? हिंदुस्तान में। तो इस लेवल पे हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, और जिस तेज़ी से आगे जा रहे हैं, $250 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हम 2025 तक पहुंच जाएंगे। तो उस गति से चल रहे हैं, उस तेज़ी से चल रहे हैं, और उसमें जब आपका सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री उसके साथ जब जुड़ जाती है, तो आप सोचिए वो 300-400 तक भी, जो 250 बिलियन हम सोचते हैं, 300 भी हो सकता है, 350 और 400 भी पहुंच सकता है जी। तो ये विजन है, एक दूरगामी विजन है। एक देश को कंसिस्टेंटली कई वर्षों तक ग्रोथ मिले, कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी जॉब्स मिले, हमारे नौजवानों को एक नया रास्ता मिले, ये सोच के साथ मोदी जी ने ये सब प्रोग्राम किए। जी बिल्कुल, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा होती है तो उससे रोजगार की भी अपेक्षा होती है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जाहिर तौर पे जिस तरह से आपने बताया प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो सेमीकंडक्टर को लेकर, उससे नई इंडस्ट्री की तो शुरुआत होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है, योजनाएँ शुरू होती हैं, घोषणाएँ भी होती हैं, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना का शुभारंभ भी हुआ। उसके पीछे उद्देश्य क्या था, इस संबंध में आपका क्या कहना? आपके इस प्रश्न के दो भाग है। पहला भाग रोजगार कितना होगा इसमें। पहला भाग ये, इस सेमीकंडक्टर के आज के पैकेज में डायरेक्ट रोजगार 35,000 लोगों का है, अच्छी क्वालिटी के जॉब्स। इनडायरेक्ट 1 लाख लोगों का अच्छी क्वालिटी के जॉब्स का है, प्लस 85,000 नए इंजीनियर्स तैयार होने का है। मैसिव रोजगार इसमें। दूसरा आपका प्रश्न गति शक्ति। गति शक्ति के पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन है, हम किस तरह से एक इंटीग्रेटेड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। यानी आज अगर कोई सड़क बना के जाता है, कल अगर केबल बनाना उसके साथ, तो क्यों ना आज ही हम वो प्लानिंग कर लें, एक रोड के साथ साथ ही एक ट्रेंच बना लें जिसमें कि केबल लग सकते हैं। आज अगर हम रेलवे की लाइन डाल रहे हैं और हमें पता है कि कल यहाँ पे एक रोड जानी है, तो क्यों ना हम आज ही उसके लिए तैयारी कर लें। रोड ओवरब्रिज या अंडरपास बनाना है, आज ही उसकी तैयारी कर लें। हमें पता है कि इस शहर में मेट्रो बननी है और रेलवे का ये स्टेशन है, तो हम स्टेशन मेट्रो का और रेलवे का, इन दोनों को आज ही क्यों ना इंटीग्रेट कर दें जी। तो ये जो विजन है, इस विजन का अति महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ेगा देश में। क्या होता था पहले, नई सड़क बनी और पता चला थोड़े दिन बाद में उसको खोदा जा रहा है। आपने नई रेलवे लाइन बनाई और 50 पिटीशन आ जाती है कि भाई यहाँ पे अंडरपास बनाओ। तो ये जो सोच है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको, बहुत साइंटिफिक वे से सोचना पड़ेगा। पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि माइंड की देश में कमी नहीं है,
हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। तो इसमें माइंडसेट बदलने की बात है जी। किसी भी चीज़ को ऐसे सतही तरीके से न देखें, गहराई में जाएं, बारीकी से चेक करें, सारे आयाम देखो, फिर जाके आगे बढ़ो। जी, अगर बात मैं रेल मंत्रालय की करूं, क्योंकि नोडल एजेंसी है इसकी, तो रेल मंत्रालय की दृष्टि से अगर मैं विकास के हम बात करते हैं तो एक चीज़ देखने में आती है अश्विनी जी कि अभी भी 50 या 60-70 के दशक की ट्रेनें देखने को मिल जाती हैं, कुछ ढांचा भी देखने को मिल जाता है, हालांकि बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या अच्छी ट्रेनें, नई ट्रेनें, बुलेट ट्रेन की बात भी होती है, क्या ऐसा बदलाव हमें देखने को मिलेगा? कब तक मिलेगा? ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की, हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और 2023 की 15 अगस्त तक देश के कोने कोने को अत्याधुनिक भारत में डिज़ाइन, भारत में निर्मित ट्रेन से जोड़ना है। इतना बड़ा संकल्प हमारे सामने रखा है। रेलवे के इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। डिज़ाइन का वर्क जो कि एकदम अत्याधुनिक ट्रेन हो, उसका डिज़ाइन का काम कंप्लीट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। पहला प्रोटोटाइप अप्रैल मई के महीने में पहला उसका जो मॉडल बनेगा वो आके रेडी होगा। उसको ट्रेन पे उसको ट्रैक्स पे चलाएंगे, 2-3 महीने उसकी टेस्टिंग करेंगे। सितंबर अक्टूबर अगले साल के 2022 के सितंबर अक्टूबर से इसका सीरीज़ प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, यानी हर महीने 4 या 5 ट्रेन्स फैक्ट्री से निकलनी चालू हो जाएंगी। जी। तो अगले 2023 तक प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको हम लोग जी जान से मेहनत करके पूरा करेंगे। देश के कोने कोने को अत्याधुनिक ट्रेन से जोड़ देगा। जी, अगर स्टेशंस की बात मैं करूं तो स्टेशंस में 2-3 स्टेशंस को बदलता हुआ तो देश देख रहा है कि अच्छी सुविधाएं मिली और अच्छे से उनका बदलाव हो रहा है। क्या इसके आगे भी कोई योजना है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। या ये 3-4 स्टेशन ही तक? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का विजन है रेलवे के लिए कि पहला जो पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस है वो बदलना चाहिए। आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, दुनिया के साथ आज हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो हमें हमारे पैसेंजर्स के लिए ऐसी ट्रेन्स हो, ऐसे स्टेशंस हो जो दुनिया में जहाँ पर भी वर्ल्ड क्लास लेवल हो उस बेंचमार्क के साथ मैच करते हो। तो अभी तक जो स्टेशन बने उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि स्टेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है। जी। उसके वाइब्रेशंस, ट्रेन जब चलती है उसके वाइब्रेशंस, उसके टेम्परेचर कंट्रोल, उसके इन आउट, उसके कॉन्कोर्स, उसके कंप्लीट उसकी डिज़ाइन बड़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है। तो उससे एक्सपीरियंस से सीख के आज हम इस परिस्थिति में है कि बहुत जल्दी डिज़ाइन कंप्लीट होते ही 40 के आसपास स्टेशंस के निर्माण की तैयारी में लग जाएंगे। हम लोग काम चालू कर लेंगे, जल्दी चालू कर लेंगे, बहुत जल्दी। जी। इतनी तैयारी है। केवल वहीं पे रुकना नहीं है, रुकना वहाँ पे नहीं है। देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी। स्टेशन की डिज़ाइन चल रही है, हम लोगों ने फीडबैक दिए, रिव्यूज़ हुए। पीएम साहब ने रात में 11 बजे फ़ोन किया और बोले, देखो अश्विनी, हम 50 साल के लिए बना रहे हैं ये स्टेशन, कहीं पे कोई शॉर्टकट नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ ये सोच के बनाओ कि आज से 40-50 साल के बाद में भी स्टेशन की उपयोगिता उतनी ही रहे। यानी उस समय की पॉपुलेशन कितनी होगी, उस समय शहर के दोनों तरफ में, एक स्टेशन के दोनों तरफ अगर शहर डेवलप हो गया है तो दोनों साइड का सोचो। इधर से लेफ्ट, नॉर्थ से साउथ जाना है, ईस्ट से वेस्ट जाना है अगर शहर को, तो वो कनेक्टिविटी स्टेशन दे देना चाहिए। जी। इस तरह की सोच है। तो इस सोच में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। एक मेरा आपसे सवाल और है। प्रधानमंत्री जी भविष्य के 50 सालों की सोच रहे हैं, उसको देख के एक लक्ष्य तय कर रहे हैं, एक विज़न तय कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। लेकिन अगर 60-70 साल की मैं बात करूं तो देश का नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वहाँ ट्रेन कितनी पहुँची? अगर मैं कश्मीर की बात मैं करूं तो वहाँ ट्रेन कब तक पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी और वहाँ के लोगों को कब तक सुविधाएँ मिलेंगी? नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत वर्षों तक लोगों ने सिर्फ बातें की। जी। वह अच्छे अच्छे प्रॉमिसेस दिए, जाके आ जाते थे। मोदी जी ने कमिटमेंट के साथ कहा कि नॉर्थ ईस्ट के हर कैपिटल को हम रेल से जोड़ेंगे। कमिटमेंट के साथ इंजीनियर्स लगाए गए, कमिटमेंट के साथ फंड्स एलोकेट हुए
कितने 1000-1200 करोड़ के आसपास फंड्स एलोकेट होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। इस साल कितने हैं? 7000 करोड़, 7288 करोड़ इस साल का एलोकेशन है जी। इतनी तेजी से काम हो रहा है हर एक कैपिटल तक। संसद में हमारे एक मिजोरम के सांसद कह रहे थे कि धन्यवाद दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को कि इतना तेजी से काम हुआ, एक लाइन आपकी वहाँ तक पहुँचने वाली, क्या मिजोरम में एक और लाइन बना सकते हो? ये सोच आ रही है, राइट। तो ये सोच के पीछे मेहनत लगती है, विजन लगता है, कमिटमेंट लगता है, एक नियत की बात है। तो उस नियत के साथ काम कर रहे हैं। कश्मीर की बात आपने कही, कश्मीर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हिमालय पहाड़ की जो ज्योग्राफी है या जियोलॉजी है, ये जियोलॉजी बहुत यंग जियोलॉजी है, यानी पहाड़ अभी तक पूरी तरह से सेटल होके नहीं बैठा है। तो जैसे इस नीचे सुरंग खोदते हैं तो सुरंग बनाते बनाते ऊपर से दबने की उसकी संभावना रहती है। तो इसमें एक बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ इस तरह से बनाना पड़ता है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसे वैसे उसकी डिज़ाइन चलते रहना पड़ता है। अब जैसे दिल्ली में मेट्रो बनानी है, ये एकदम स्टेबल जगह है, यहाँ पे एक बार आपने टनल बोरिंग मशीन एक तरफ से डाली तो कई किलोमीटर के बाद में वो आराम से बाहर निकल जाएगी। तो आपको वो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती डिज़ाइन में जी। तो वो चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम लोग कटिबद्ध है, मेहनत कर रहे हैं लगातार। बहुत जल्दी एक 1-1.5 वर्ष के अंदर अंदर काम कंप्लीट होके रेल लेके जाएंगे ना, आपको लेके जाएंगे हम। जी। अश्विनी जी, अगर बात मैं आम यात्री की दृष्टि से करूं तो एक आम यात्री आरामदायक यात्रा चाहता है, छोटी छोटी सुविधाओं से, छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन छोटी छोटी सुविधाओं की वो अपेक्षा करता है, क्योंकि उसने इस देश में एक दौर ऐसा देखा है जब ट्रेन कब आएगी कब जाएगी उसे पता नहीं रहता था। लेकिन एक बड़ा बदलाव रेलवे में टेक्नोलॉजी के जरिए इन सब दिशा में देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेहतर सुविधा मिले, समय पर ट्रेनें आएँ, और भी सुविधाएं जो एक यात्री अपेक्षा करता है, उस दिशा में कुछ आप कर रहे हैं? बहुत उसमें काम हो रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो प्रधानमंत्री जी के लिए उनका एक हमेशा ज़िंदगी के हर आयाम में उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। आज आप देखिए, टिकट्स मोबाइल फ़ोन पे ऑलमोस्ट इतनी कंफर्टेबली लोग बुक कर रहे हैं कि एक पैसेंजर का एक्सपीरियंस ही अलग हो रहा है। दूसरा, फूड अगर ऑर्डर करना है, फूड की कॉस्ट हम टिकट में नहीं डालते, राइट। फूड अगर ऑर्डर करना है तो किसी भी केटरर के साथ आराम से, किसी भी सप्लायर के साथ आराम से फूड अपनी पसंद का आ सकता है। सेफ्टी के लिए एक नया सिस्टम डिज़ाइन किया है, कवच। इस कवच के सिस्टम में इस तरह से है कि अगर 2 ट्रेनें एक ट्रैक पे अगर है, मान लो ये ट्रेन आगे जा रही है, उसके पीछे आ रही है, अगर ये रुक गई ऑटोमेटिकली ये 1.5 किलोमीटर पहले ही रुक जाएगी। अगर आमने सामने आ रही है ऑटोमेटिकली पहले रुक जाएगी। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। जी। तो कवच का 6000 किलोमीटर के आसपास ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है, टीमें काम कर रही है, कंप्लीट डिज़ाइन सर्वे चल रहा है। रेडियो, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट लगते हैं तो उसका सर्वे अलग तरीके से होता है। वो सब कंप्लीट होके अगले 4-5 महीने में उसका ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो इतनी रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज़रूरत है। इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बड़े नेटवर्क को आप पुराने तरीक़ों से नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के तरीके से काम करने से काम नहीं चलेगा। जी जी। किसानों को सुविधा मिले बेहतर, इसके लिए भी रेलवे ने ट्रेनों का चलाया, प्रचालन उसका किया है। उससे संबंधित क्या और बेहतर करने रेल जा रहा है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसानों का जो उत्पाद है, जो उनकी चीज़ें हैं, वो पहुंच सकें, समय से पहुंच सकें और उनको अच्छे उपज का मूल्य मिल सके? अब तक करीब 1700 के आसपास किसान रेल की सर्विसेज चल चुकी है। बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है। संसद में हमेशा सांसद बंधु बताते हैं कि हमारे एरिया में किसानों को इतना बेनिफिट मिला। देखिए क्या होता है, ट्रक में जब भी मटेरियल जा रहा था तो जो नीचे वाला जो लेयर होता था, मान लीजिए प्याज जा रहे हैं तो ऊपर वाले प्याज तो ठीक रह जाते थे, नीचे वाला जो प्याज का लेयर होता था वो दब के सड़ जाता था। बहुत ब्रेकेजेस होते थे, डैमेजेस बहुत होते थे। ट्रेन के अंदर जब ले जा रहे हैं कोचेज़ के अंदर, तो किसान रेल में जब लेके जा रहे हैं
तो बर्थ जो है उस बर्थ के कारण आराम से उसमें स्टोरेज हो जाता है, खराब नहीं होता माल और समय पे पहुंच जाता है, तो किसान इससे खुश है। जी, रेलवे की जब बात होती है तो पर्यटन की बात भी होती है, क्योंकि रेलवे और पर्यटन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको लेके रेलवे क्या कर रहा है? दूसरा, रामायण सर्किट की अगर मैं बात करूं, इस तरह के सर्किट्स पे भी रेलवे काम कर रहा है, इस पे आप क्या हमसे बात साझा करना चाहेंगे? बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, दुनिया में बाहर के अगर हम देशों को देखेंगे, कोई छोटी मोटी चीज़ होती है उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाते हैं और उसको बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन कर देते हैं। हिंदुस्तान में तो इतनी बड़ी हमारी कल्चरल हेरिटेज है, इतनी शानदार कल्चरल हेरिटेज है, इतनी बढ़िया शानदार हिस्ट्री है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इस हेरिटेज को, इस कल्चर को, इस एक्सपीरियंस को दिखाने का एक नया मोड ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको विजन दिया कि रेलवे का जैसे पैसेंजर सेगमेंट होता है, गुड सेगमेंट होता है, वैसे ही एक पूरा टूरिस्ट सेगमेंट बने, जो कि हमारी भारत की हेरिटेज को, गौरव को देश के सामने रखे, दुनिया के सामने रखे, लोगों को भारत के गौरव को एक्सपीरियंस करने का एक नया माध्यम मिले। तो उसी कल्पना से, उसी विजन के साथ प्रधानमंत्री जी ने हमको भारत गौरव की कल्पना दी और हमने भारत गौरव ट्रेन चलाई। पहला एक्सपीरियंस रामायण सर्किट का है जी। इसके अलावा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, 3000 कोच हमने इसके लिए अलग से आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि इसमें सफिशेंट, बहुत लोग, कोई सफारी एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई आयुर्वेद एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई गुरु कृपा सर्किट बनाना चाहते हैं, कोई बुद्धा सर्किट बनाना चाहते हैं। तो कई तरह के इसमें, अच्छा, ये सारा हम फ्रीडम दे रहे हैं कि भाई आप, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड पैकेज है, ये केवल ट्रेन की जर्नी की बात नहीं है। ट्रैवल, आपका टैक्सी का किराया, टैक्सी के आने जाने लेने की व्यवस्था, होटल में रुकने का, खाने की व्यवस्था, और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मॉन्यूमेंट को साइट सीइंग की देखने की व्यवस्था भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरह से व्यक्ति आराम से ट्रेन में जब बैठे, उसके माइंड में ये टेंशन नहीं हो कि मैं वहाँ पे उतरूँगा, देखने जाऊँगा, कहाँ टिकट लूँगा, कौन सी टैक्सी पकड़ूँगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अच्छा भारत गौरव का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो रामायण सर्किट में गए पैसेंजर्स, उन्होंने बहुत अच्छा इसका फीडबैक दिया है। अगर मैं बात, आईटी मिनिस्ट्री भी आपके पास है, रेल मंत्रालय भी आपके पास है, और देश की सवाल अर्थव्यवस्था का है, इस दृष्टि से कोई ऐसा आने वाला योजना आपकी जो और ज़्यादा देश की जो अर्थव्यवस्था है, विकास का है, उसे बदलने वाली हो? कोई ऐसा विज़न आपका? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विजन ना एक कंसिस्टेंट विजन है। आपने पिछले 7 साल में देखा होगा, चाहे कोई भी बजट आता है उसमें क्लियर थॉट प्रोसेस है, और वो थॉट प्रोसेस एक क्लियर विजन के साथ है, क्लियर, एक बहुत स्पष्ट सोच के साथ है, एक एकदम दिशा एकदम उसकी क्लियर है। जितने भी मंत्रालय हैं, हम सब का रोल होता है कि उस विजन को कैसे, उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, एक बड़ी मशीन होती है, उसमें कई नट बोल्ट होते हैं, कई स्क्रू होते हैं, कई लिवर्स होते हैं, कई पिस्टन होते हैं, राइट, तब जाके बड़ी मशीन बनती है। अर्थव्यवस्था भी ऐसी एक मशीन है जी। तो उसमें रेलवे का अपना उपयोग होता है, टेलीकॉम का अपना उपयोग है, फूड एंड सिविल सप्लाईज का अपना उपयोग है। इन सब को मिला के जो अर्थव्यवस्था नाम की बड़ी मशीन है वो बनती है। तो उसके पीछे जो विजन है, विजन अगर क्लियर होता है तो बहुत आसान हो जाता है। ये बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि गति शक्ति योजना की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 16 मंत्रालयों का समन्वय इसमें किया गया है। ये 16 मंत्रालय इसमें क्यों, और इनका जो भविष्य का टारगेट है या उद्देश्य है वो किस तरह समन्वय का है? इसलिए 16 मंत्रालय, क्योंकि सभी का सभी के साथ संबंध है। अगर टेलीकॉम अच्छा नहीं होगा तो आप एजुकेशन पे सफ़र करोगे, अगर हेल्थ केयर अच्छी नहीं होगी तो हमारे लोग काम के टाइम में छुट्टी लेके घर बैठना पड़ेगा, राइट। अगर रेलवे की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ठीक टाइम पे नहीं होगा तो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ेगी। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है जी। इसीलिए गतिशक्ति का विजन पीएम साहब ने दिया कि भाई हमें इंटीग्रेटेड वे में सोचो, बिखरे बिखरे मत सोचो, आप अलग सोचे, मैं अलग सोचूं, ये भाई अलग सोचे, ऐसा नहीं। हमें देश के लिए क्या चाहिए उस हिसाब से सोचो। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, उसी को आगे रखते हुए हर विभाग अपनी ईगो को छोड़े
अपने विभाग की प्रायोरिटीज़ को पीछे रखें, राष्ट्र की प्रायोरिटीज़ को आगे लाएं। जी, और राष्ट्र की प्राथमिकता है विकास। अश्वनी जी, आपने हमसे बात की, विभिन्न मुद्दों पर बात की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जो योजनाएं आप बना रहे हैं वो ज़मीन पर उतरेंगी, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस बार हमने बात की देश के आईटी मिनिस्टर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। अगली बार बात करेंगे किसी और मंत्री जी से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके मंत्रालय में क्या कुछ खास हो रहा है। तो आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।